हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द सेल साइज और चैप्टर है द सेल और लेक्चर नंबर 5 है। और इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या स्टडी किया था। हमने देखा था कि सेल के अंदर सेल साइज के अंदर जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, उनको हमने स्टडी किया था। हमने ये भी देखा था कि सेल अपना साइज इतना छोटा क्यों रखते हैं। तो चलिए उस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सेल अपने आप को छोटा रखना चाहते हैं, इसलिए ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो और वॉल्यूम कम हो। ठीक है, मतलब कि सेल जितने छोटे साइज का होगा उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और उतना ही उसका वॉल्यूम कम होगा। अगर ऐसा होगा, अगर सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम, तो बेटा क्या होगा, मोर न्यूट्रिएंट अपटेक होंगे। यानी सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को बाहर से अपटेक कर सकता है, ले सकता है। और आपको पता है सेल को न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे तो सेल हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। सेल को जिंदा रहने के लिए पानी की और न्यूट्रिएंट की मुसलसल सप्लाई मिलनी चाहिए, तभी सेल जो है वो जिंदा रह सकते हैं। और देखें, ये सप्लाई, ये न्यूट्रिएंट अगर सेल को स्लो मिले, अगर इनकी जो सेल जो है इनका अपटेक स्लो करता है, तो डेफिनेटली सेल के अंदर अंदर होने वाला मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो हो जाएगा। अगर सेल के अंदर होने वाला मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म से क्या हो रहा है। मेटाबॉलिज्म से हम क्या मुराद लेते हैं, सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से हम क्या मुराद लेते हैं कि चीजें बन रही हैं, चीजें टूट रही हैं, यानी सेल की कंस्ट्रक्शन हो रही है और सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को तोड़ा भी जा रहा है जिससे एनर्जी को लिया जाता है और उस एनर्जी से सेल अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो इन न्यूट्रिएंट्स का मुसलसल जो है वो सेल को मिलना नहायत जरूरी है और स्पीड में। और ये स्पीड तभी पॉसिबल है अगर सेल का सरफेस एरिया ज्यादा है और उसका वॉल्यूम कम है। ये वजह है कि नेचर ने सेल को बहुत छोटा बनाया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक बनाया हुआ है, ताकि सेल जो है एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर सके। ठीक है, इसकी रीजन क्या है, मोर एक्टिव सेल। मोर एक्टिव सेल कौन से होते हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो एक बात आपने अब याद रख लेनी है, स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव देन लार्जर सेल्स। उसकी वजह यह है कि स्मॉलर सेल्स का सरफेस एरिया बेटा ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। लार्जर सेल जो होते हैं इनका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है। और ऐसे सेल्स जिनका सरफेस एरिया कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, ये सेल जो हैं ये इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते और बहुत ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। इनकी डेथ हो जाती है स्टार्वेशन से, न्यूट्रिएंट टाइम पे नहीं मिल पाते, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल टाइम से सेल से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से ये सेल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जबकि छोटे साइज के सेल जो हैं ये क्या करते हैं कि ये आसानी से बाहर से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेते हैं और बड़ी स्पीड से ये करते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें और अपने माइंड में बिठा लें इसको। नाउ कम्स टू द टॉपिक, द साइज ऑफ सेल इज डिटरमिन्ड बाय टू मेन फैक्टर्स। देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीज स्टडी की थी वो देखी थी कि सेल का सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम जो है उसका लिंक क्या है। ठीक है, सरफेस एरिया सेल का ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो सेल एफिशिएंटली बाहर से न्यूट्रिएंट को अपटेक कर सकता है। तो हम देखेंगे कि वो कौन से दो फैक्टर्स हैं, कौन से दो मेन फैक्टर्स हैं जो सेल के साइज को डिटरमिन करते हैं बेटा। वो सबसे पहले ये है इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इसके ऊपर अभी मैंने आपसे बात की है कि सेल के लिए न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहायत जरूरी हैं क्योंकि ये सेल का फ्यूल है। अगर सेल को, किसी सेल को, हमारी बॉडी के किसी भी सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली वो सेल जो है ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, सेल मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल की जो रिक्वायरमेंट है, पहला फैक्टर तो ये है कि सेल न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए अपना सरफेस एरिया ज्यादा रखते हैं और वॉल्यूम कम रखते हैं।
तो एक ये फैक्टर हो गया कि वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को मैक्सिमम अपटेक करने के लिए अपना सरफेस एरिया ज्यादा रखना चाहते हैं और वॉल्यूम कम रखना चाहते हैं। एक तो फैक्टर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है द रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा आखिर सेल क्यों करते हैं। देखें, सेल छोटे साइज का था बेटा, जरा ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। ये देखिए, ये छोटे साइज का सेल है, ठीक है। ये छोटे साइज का सेल है, इसका ये मतलब है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, जिसकी वजह से बाहर से न्यूट्रिएंट को एफिशिएंटली अपटेक किया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है बड़ी तेजी से ये अपटेक करेगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता जाएगा। और आपको पता है कि सेल के अंदर होने वाली सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल के अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये न्यूक्लियस कर रहा है। न्यूक्लियस सेल में होने वाले सारे मामलात को कंट्रोल करता है। तो बेटा देखें, अगर सेल छोटे साइज का होगा तो न्यूक्लियस ये सब कुछ बहुत आसानी से कर लेगा, सेल आसानी से इसको मैनेज कर लेगा। सेल का साइज जितना छोटा होगा, यानी कि सेल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना इसका वॉल्यूम कम होगा, उतना ही उसका न्यूक्लियस जो है वो सेल को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे ही सेल का साइज जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, सेल अपने साइज को बढ़ाता है, आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में नई चीजें बनती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज होती हैं, एनाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो स्पीड अप होते हैं, सेल के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नए मटेरियल्स की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से सेल का वॉल्यूम बेटा इंक्रीज हो जाता है। अब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने ये आती है कि ये न्यूक्लियस जो है अब बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकता। जाहिर है वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है और अब ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा वॉल्यूम की में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को या दूसरे मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सेल का साइज बढ़ गया है। तो न्यूक्लियस की एबिलिटी जो है ये कम हो जाएगी सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में। तो ये फैसला लिया जाता है कि न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया जाए और सेल को भी डिवाइड कर दिया जाए, ताकि अगेन ये जो रेशो है, ठीक है, उसकी साइटोप्लाज्म की और उसके सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो ज्यादा ही रहे। तो क्या होगा कि इस सेल को जो है वो डिवाइड होना पड़ेगा। क्यों डिवाइड होना पड़ेगा? मैंने आपको बताया है, क्योंकि न्यूक्लियस अकेला इतने ज्यादा वॉल्यूम को जो है वो मैनेज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस पहले खुद डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिससे सेल जो है अगेन ये क्या हो जाएगा, छोटे साइज का हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस जो है वो इस सेल के अंदर आ जाएगा और अगेन ये देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो कम है और न्यूक्लियस आसानी से इसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। इस तरह ये दो बनने वाले जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को न्यूक्लियस जो है वो आसानी से कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए ना, ये है द रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सेल अपने आप को छोटा रखते हैं। उसकी एक ये भी वजह है कि न्यूक्लियस जो है ज्यादा वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल को डिवाइड होना पड़ता है, अपने आप को तकसीम करना पड़ता है, ताकि इसका वॉल्यूम जो है कम रहे और सरफेस एरिया ज्यादा रहे। अगर ऐसा होगा तो न्यूक्लियस आसानी से सारे मामलात को मैनेज कर लेगा। तो ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल के साइज को डिटरमिन करते हैं। पहला, सुन लें, फिर से सुन लें, इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, यानी सेल चाहता है कि उसको मुसलसल न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो मिलते रहें और तेजी से मिलते रहें, स्पीड से मिलते रहें। और दूसरा जो है द रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस, और सेल का साइज जितना छोटा होगा, सेल का वॉल्यूम जितना कम होगा, उतना ही उसका न्यूक्लियस उस सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को आसानी से मैनेज कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा। अगर वो सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसके सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस है वो उन तमाम उस वॉल्यूम में होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सेल को डिवाइड होना पड़ता है। तो एक बात का आपको और आंसर मिल गया है कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं।
आखिर सेल में डिवीजन क्यों होती है? सेल बेटा इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि वो अपना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज्यादा रख सकें, मतलब कि अपने वॉल्यूम को कम रख सकें और अपने सरफेस एरिया को ज्यादा रख सकें। वजह, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। ठीक है, तो चले बेटा, दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सेल के साइज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट सेंस में मैं बात करूंगा। ठीक है, देखें, पहला न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को डिफरेंट किया गया है, बात वही है जो पीछे की है, लेकिन ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो है डिफरेंट की है ताकि इस तरह की टर्म्स को आप आसानी से, जब भी ये टर्म्स आपके सामने आए तो आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मालूम हो कि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है। ठीक है, ये बात वही है, पीछे वाली ही बात है, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा के किया गया है ताकि आपको इस एंगल से भी इन फैक्टर्स का अंदाजा हो जाए। ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बेटा क्या है? सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने बात की है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यानी साइटोप्लाज्म को, यानी वॉल्यूम को कम रखना, ठीक है, ताकि आसानी से सेल ताकि आसानी से न्यूक्लियस जो है सेल में, सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये देखें, ये सेल है। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है? ये हो गया न्यूक्लियस, और बेटा ये न्यूक्लियो से मुराद है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मुराद है साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म को कम रखना ताकि न्यूक्लियस आसानी से सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, या सेल के अंदर होने वाली दूसरी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर सके। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो से क्या मुराद है कि सरफेस एरिया को ज्यादा रखना और साइटोप्लाज्म को कम रखना। जितना जितना सेल का वॉल्यूम कम होगा उतना ही न्यूक्लियस जो है आसानी से सेल के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करेगा? कंट्रोल कर सकेगा, आसानी से मैनेज कर सकेगा। दूसरा उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया टू दी सेल। ठीक है, देखिए ये बात जस्ट मैंने, ये पिछली ही बात है, ये वही फैक्टर है जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं। ये बुनियादी तौर पर ये जस्ट टर्मिनोलॉजी को डिफरेंट किया गया है, मैंने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को डिफरेंट करके आपको बताया है। देखें, जैसे ये देखें, ठीक है, सेल साइज ये और तरीके से बात की गई है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये और है। ठीक है, लेकिन दोनों बातें सेम हैं, ये मैंने थोड़े डिफरेंट वे से की हैं। ठीक है, पीछे भी ये बात हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से टर्म्स को डिफरेंट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या मुराद है कि सेल का साइटोप्लाज्म, इसके वॉल्यूम को कम रखना और इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देना। जितना इसका ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, उतना ही आसानी से न्यूक्लियस जो है वो इसके सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मतलब अगर साइटोप्लाज्म की मिकदार बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो फिर न्यूक्लियस जो है उसको जो दोनों की रेशो है, यानी साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की, ये रेशो जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अगर सेल का साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो न्यूक्लियस फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो सेल की अंदर होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए ये रेशो जो है उसको मैनेज किया जाता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम रखा जाता है ताकि आसानी से न्यूक्लियस जो है इसको मैनेज कर सके। ठीक है, साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ये पॉइंट ऐड किया गया है ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि एनिमल के साइज से सेल के साइज का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक अफ्रीकन एलिफेंट बहुत बड़ा है तो उसके सेल भी बड़े बड़े होंगे, या कि जो माउस है, वो रैट जो है, ये छोटे साइज का होता है और उसके सेल छोटे होंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, सेल हमेशा अपने आप को छोटा ही रखते हैं। एनिमल चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके सेल हमेशा अपने आप को छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन रखें और अपने सरफेस एरिया को ज्यादा रखें। ठीक है, फिर यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो जनरली जो है सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या होता है? लो होता है। बेटा, जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है आप देखें ना, वो बहुत इतने ज्यादा एक्टिव सेल्स नहीं होते, लाइक बैक्टीरिया एंड अदर यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स, वो इतने एक्टिव सेल नहीं होते। जैसे कि हमारे सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो सेल इतने एक्टिव नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि उनका उनका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, सरफेस एरिया कम होता है। ठीक है, तो ये वजह है कि वो इतने ज्यादा एक्टिव सेल्स नहीं होते। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि इंसान के जिस्म में जो अभी तक साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, जो देखा है, वो है 200 टाइप्स ऑफ सेल्स आर नॉन इन ह्यूमन बॉडीज। यानी नॉन, इसका मतलब है और भी होंगे, ठीक है, और भी सेल्स हैं, लेकिन अभी तक जो साइंटिस्ट को पता चला है वो 200 टाइप्स हैं सेल्स की, जिसका अभी तक साइंटिस्ट को पता चला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, वो है ओमिनी वाइवम एक्स वाइवो। आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, क्या कहते हैं उसको, जो रडल्फ विर्चू ने यूज की थी, ओमिनी सेल्यूला सेल्यूले, ठीक है ना। ओमिनी सेल्यूला सेल्यूले मतलब कि जो सेल है वो सेल से ही बनते हैं, जो नए सेल हैं पुराने सेल के डिवीजन के रिजल्ट में बनते हैं। ये तो रडल्फ विर्चू की स्टेटमेंट थी, लेकिन ये स्टेटमेंट उससे डिफरेंट है। ओमिनी वाइवम एक्स वाइवो मींस ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जिंदगी का आगाज जिंदगी से ही होता है, और ये स्टेटमेंट दी थी पास्चर ने। याद रहे कि ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं ताकि ये एग्जाम में जब भी आए, किसी तरह भी ये पूछे जाएं, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकें। मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाके तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर किया जा सके, ठीक है। अब और चीजों को भी देखना जरूरी है, जो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट की जितना ज्यादा आप उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा पॉइंट्स, उतने ज्यादा एमसीक्यूज आपके माइंड में आएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ओमिनी वाइवम एक्स वाइवो, ये किसने दी थी? पास्चर ने 1862 में। ये एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और ये ऊपर 200 टाइप्स ऑफ सेल्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। To become efficient, the large cells develop some unique features like development of microvilli, become flat, becomes longer tubular, as a result surface area increase. अच्छा, अब इस पॉइंट को जरा हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं, आपको समझ लगेगी इसकी। देखें, सेल छोटे साइज का है, ध्यान से आप मेरी बात को समझना है आपने। ये देखिए छोटे साइज का सेल है, ठीक है, ये हो गया छोटे साइज का सेल। बेटा इसका तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ओके। सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, आसानी से बाहर से न्यूट्रिएंट लेगा। सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो ये ज्यादा एक्टिव और एफिशिएंट सेल है। अगर इस सेल का साइज बढ़ गया है, अगर इसका साइज इंक्रीज हो गया है, मतलब कि इसका सरफेस एरिया कम हो गया है और वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ये सेल जो है वो इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से बाहर से न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं कर पाएगा, बाहर से पानी को नहीं ले पाएगा, जिससे इसके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है कि उनको कुछ एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ही ऐसी हैं कि कुछ सेल्स को अपना साइज थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन वो सेल्स फिर अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपने सरफेस एरिया की जो वो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो नेचर ने एक बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया है इनके लिए। नेचर ने जो बड़े साइज के सेल्स हैं उनके ऊपर जो है वो माइक्रोविलाई को डेवलप करवा दिया, ठीक है। ये देखें, इस तरह आप देखें हमारी इंटेस्टाइन में कुछ सेल जो हैं जिनके ऊपर माइक्रोविलाई मौजूद है। बेटा देखें, ये बड़े साइज के सेल जो होते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर आपको इस तरह फिंगर की तरह की प्रोजेक्शंस नजर आएंगी, जिनको हम क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई। तो ये हो गए माइक्रोविलाई, ठीक है। तो ये माइक्रोविलाई क्या कर रहे हैं? ये माइक्रोविलाई जो है, सॉरी, माइक्रोविलाई बेटा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये माइक्रोविलाई है। तो बड़े साइज के सेल्स अपनी सरफेस के ऊपर या तो माइक्रोविलाई को डेवलप कर लेते हैं, या ये सेल जो है ये फ्लैट हो जाएंगे। अगर देखें, अगर सेल बड़े साइज का है तो अगर वो फ्लैट हो गया है तो डेफिनेटली अगर वो फ्लैट होगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो दो स्ट्रेटेजीज, तीन स्ट्रेटेजीज हैं। या तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर हो जाएंगे बेटा, देखें लॉन्ग ट्यूबुलर इन केस ऑफ नर्व सेल्स, या तो ये फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, या इनके ऊपर माइक्रोविलाई जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तो तीन पॉइंट्स है, माइक्रोविलाई, बिकम फ्लैट, लॉन्ग ट्यूबुलर। यानी कि वो सेल जिनका साइज छोटा नहीं होता, तो फिर वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, वो अपना सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करते हैं? थ्रू माइक्रोविलाई डेवलपमेंट, बाय फ्लैटिंग, यानी फ्लैट हो जाते हैं, या अपने आप को लॉन्ग ट्यूबुलर कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है ये इसलिए है ताकि इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाया जा सके।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंटेस्टाइन में जितने भी सेल्स हैं वो बड़े साइज के हैं और उनके ऊपर जो माइक्रोविलाई हैं वो क्यों डेवलप हो, इसकी वजह क्या है। सेल के ऊपर माइक्रोविलाई डेवलप होने की वजह आज आपके सामने आई है कि सेल अपना सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं, और जो सेल जिनके ऊपर माइक्रोविलाई होता है, इसका ये मतलब होता है कि वो बड़े साइज के हैं, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम होता है। ठीक है, चले अब ये देखें, ये एक बड़े साइज का सेल है, ठीक है, ये 8 सेल्स हैं, और ये देखें ये जो बड़े साइज का सेल था, अब ये जो सिंपल सेल है जो बड़े साइज का है, डेफिनेटली ये इतना ज्यादा जो है वो नहीं कर सकेगा, ठीक है, और ये देखें न्यूट्रॉन को अपटेक नहीं कर सकेगा, जबकि इसके ऊपर जो है देखिए ये माइक्रोविलाई जो है ये डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, each cell requires an inflow of energy। अच्छा, अब ये पॉइंट देखें, ये स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, ईच सेल रिक्वायर्स एन इनफ्लो ऑफ एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक, all systems are irreversibly moving towards increasing disorder। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी, जो कि बेस्ड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। चलिए, स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली है, अब इसके ऊपर हम करते हैं थोड़ी सी डिस्कशन। ध्यान से आप जरा मेरी बात को सुनिएगा, आपको इसकी समझ लग जाएगी कि मैं क्या कहने लगा हूं। ठीक है, ये लेक्चर सुनने के बाद ये जो लेक्चर नंबर 4 और 5 है, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि सेल के साइज का चक्कर क्या है, सेल अपना साइज छोटा क्यों रखते हैं, इसकी वजह क्या है, ये सारी की सारी जो स्टोरी आपके माइंड में बैठ जाएगी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। देखें बेटा, सिंपल सी बात है कि जितने भी इस अर्थ पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है इकोसिस्टम के अंदर, अ, वो है फीडिंग, खाना। अब जितने भी एनिमल्स आप देखिए, जैसे ही सुबह होती है वो अपने अपने, जैसे बर्ड्स को देखें, सुबह होती है तो घोंसलों से बाहर निकलते हैं और खुराक की तलाश में दूर दूर चले जाते हैं। इसी तरह कोई कार्निवोर है तो वो क्या करेगा, दूसरे एनिमल्स को ढूंढना शुरू कर देगा ताकि उनको खाया जा सके। इसी तरह आप हर्बीवोर्स को देखेंगे तो वो घास खाना शुरू कर देंगे। जैसे ही सुबह होती है हर एनिमल अपनी अपनी फूड की सर्च में निकल जाता है ताकि खाना खाया जा सके। अब वो खाना क्यों खाते हैं बेटा, इसकी वजह क्या है, उस खाने से उनको एनर्जी मिलती है, उस खाने से वो जिंदा रहेंगे। अगर उनको वो खाना नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली मर जाएंगे। अब वो मर क्यों जाएंगे, इसकी क्या वजह है। देखिए, आपने अपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, और आपने लॉ ऑफ एंट्रोपी जैसे कॉन्सेप्ट को भी सुना होगा। मैं आपको बताता चलूं कि लॉ ऑफ एंट्रोपी से क्या मुराद है। बेटा देखें, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, ये डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है ये डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ रही है, यानी ये डिसऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। मतलब कि कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, वक्त के साथ साथ वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो जो उसकी मतलब उसके अंदर जो भी अ, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, खराब होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। मैं अब अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। देखिए, एनिमल्स खाना बेटा इसलिए खाते हैं ताकि वो अपने जिस्म में होने वाली एक्टिविटीज को जो है वो कंटिन्यू रख सकें, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको कंटिन्यू रख सकें, जिंदा रह सकें, ग्रोथ कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये वजह है कि वो खाना खाते हैं। मान लीजिए कि अगर इन केस ऑफ ह्यूमन, लेट्स सपोज इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर कोई इंसान जो है वो 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक, मान लीजिए 3 महीने तक वो खाना नहीं खाता, तो क्या होगा उसके साथ, जो उसके सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा हो रही थी वो यूज होती जाएगी। ठीक है, ध्यान से जरा मेरी बात को सुने कि जो भी एनर्जी उस सेल के अंदर पैदा हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। मतलब कि जैसे जैसे उसके सेल में मौजूद एनर्जी कंज्यूम होगी, वैसे वैसे उसके सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा कि वो डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहा है, उसके टिश्यूज जो हैं वो खराब हो रहे हैं और वो वापस कभी भी ठीक नहीं होंगे।
जब तक वो खाना ना खा ले। तो जब तक वो खाना नहीं खाएगा, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी, जो बची एनर्जी थी, वो तो यूज हो जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी, वैसे वैसे उसका सिस्टम बेटा डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। वो जो है एंट्रोपी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो एनिमल्स खाना इसलिए खाते हैं ताकि वो एंट्रोपी से बच सकें, ताकि उनकी बॉडीज, उनके अजसाम जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज ना हो, डिसऑर्डर ना हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर ना हो। तो देखिए, जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहे हैं, डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जैसे जैसे एनर्जी जो है उनके अंदर से निकलती है, वैसे वैसे वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, इसके अंदर जो एनर्जी पैदा हो रही है, जब तक ये एनर्जी सेल को मिलती रहेगी, तब तक हम अपने आप को मेंटेन रखेंगे। जैसे ही एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाएगी, हम हमारे अंदर एनर्जी का इनपुट नहीं आएगा, हम एनर्जी नहीं लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा कि जो एनर्जी थी वो यूज होना शुरू हो जाएगी, और बदले में तो कोई एनर्जी आ नहीं रही, कोई खाना आ नहीं रहा, तो जो ऑलरेडी एनर्जी थी वो यूज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे वो एनर्जी यूज होगी, वैसे वैसे सेल जो हैं वो एंट्रोपी की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे, मतलब कि वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह करते करते जब एनिमल को कोई खाना नहीं मिलेगा, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इवेंचुअली उनके सेल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे ड्यू टू एंट्रोपी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि सेल को एनर्जी क्यों चाहिए मुसलसल, ऐसा क्यों जरूरी है, ताकि सेल जो है एंट्रोपी से बच सकें। एंड व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी से मुराद है कि चीजों का डिसऑर्गेनाइज होना। ईच सेल रिक्वायर एन इनफ्लो ऑफ एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। तो इसका यह मतलब हुआ कि हर सेल को अपनी एक्टिविटीज मेंटेन रखने के लिए मुसलसल एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उसके सेल जो हैं वो एंट्रोपी की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। उसके सेल के अंदर जो है वो डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, और दोबारा कभी भी वो जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे जब तक इनको एनर्जी ना मिल जाए। ठीक। नाउ ड्यू टू एंट्रोपी द ऑर्गेनिज्म विल डाई। इसका क्या मतलब है? इसका मैंने अभी आपको मतलब बताया है कि जाहिर है कि जैसे 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 एनिमल्स के टिश्यूज में उसके सेल से वो एनर्जी खत्म होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि वैसे वैसे उसके सेल जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे, वो एंट्रोपी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सेल, वो टिश्यूज जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। इवेंचुअली पूरे का पूरा जो इंडिविजुअल है उसी की डेथ हो जाएगी। सो देखें, इससे क्या मुराद है फिर? ड्यू टू एंट्रोपी द ऑर्गेनिजम्स विल डाई। सो टू ओवरकम एंट्रोपी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई द प्लांट सिंथेसाइज फूड एंड वी रिक्वायर फूड। देखिए, आज आपको कितना इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है। ठीक है, कि क्या होता है एंट्रोपी का मतलब, और हम खाना क्यों खाते हैं, हमें खाने की जरूरत क्यों महसूस होती है, क्यों ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि हम जो है वो एंट्रोपी से बचना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को डिसऑर्गेनाइज नहीं होने देना चाहते, अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमें मुसलसल जो है वो एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली हमारे सेल जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे, उनमें एंट्रोपी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए मुसलसल एनर्जी जो है वो चाहिए हमें। सेल इज एन ओपन सिस्टम। ठीक है, सेल का ओपन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे ये मुराद है कि सेल अगर ओपन सिस्टम होगा, तो डेफिनेटली बेटा हर तरफ से उसको न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे। ठीक है, हर सरफेस, जितनी पूरी की पूरी इसकी जो सरफेस है, वहां से उसको न्यूट्रिएंट जो है मिलते रहेंगे, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है, वो ये है कि शेल्डन और शेवान ने दी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
इसके ऊपर जो भी इन्होंने सेल के ऊपर रिसर्च की थी बेटा, उस रिसर्च को जब भी साइंटिस्ट को रिसर्च करते हैं वो एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो शेल्डन और शेवान ने एक रिसर्च पेपर लिखा था और उस रिसर्च पेपर का जो टाइटल था वो ये था, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए ये जो है ये उनके रिसर्च पेपर का टाइटल है, ठीक है। तो देखिए आप कहेंगे कि शायद ये पता नहीं क्या क्या हमें बताते जा रहे हैं सर, लेकिन बेटा देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं समझता हूँ कि आपको इस लेवल की स्टडी करनी चाहिए, आपको हर चीज का जो है मैक्सिमम जितना आप कवर कर सकते हैं उनको कवर करें, इसमें को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी मैंने ये आपको टॉपिक बताया है, इसमें मुझे कितना टाइम लगा है, हार्डली 2 3 4 5 सेकंड लगे होंगे और आपको ये पता चल गया है कि शेल्डन और शिवान के पेपर का नाम क्या था। इसमें कोई टाइम नहीं लगा, जस्ट हमने एक टाइम को मैनेज किया है, जस्ट सर्च की है, देखा है। बाकी चीजों का तो आपको पता है, सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा कि शेल्डन और शिवान के पेपर में का टाइटल क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक। नाउ अब कैलस क्या है? अच्छा अब देखें, हमने सेलुलर टोटिपोटेंसी देखा था लेक्चर नंबर 3 में, आई थिंक हमने पढ़ा था सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी से मुराद है कि बेटा देखिए कोई भी एक सेल, प्लांट का कोई सेल अगर हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम प्लांट सेल लें, ठीक है, लेट्स सपोज ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सके, ठीक है। खास तौर पर उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जो उसकी रूट्स और शूट्स की टिप्स पे हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा एबिलिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की, डिफरेंशिएट करने की। तो मान लीजिए वहां से हमने एक सेल लिया, ठीक है, इस सेल को जब हम कल्चर मीडियम में रखेंगे, इसका कल्चर करवाएंगे, तो इससे एक क्लस्टर सा बन जाएगा सेल्स का, ठीक है, एक क्लस्टर सा बन जाएगा, एक मैस सा बन जाएगा सेल का, ठीक है। ये देखिए लेट्स सपोज कि ये सेल का एक मैस बन गया है यहाँ पर, ठीक है, ये सेल का बन गया मैस, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, ये अनऑर्गेनाइज्ड बट एक्टिवली डिवाइडिंग मैस है सेल्स का, जिसको हम क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। व्हाट इज कैलस? के सेल का एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड मैस जो एक्टिवली डिवाइड कर रहा है। देखिए ये अपना साइज नहीं बढ़ाते, ये बस डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है। और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक अनडिफरेंशिएटेड मैस जो है सेल्स का, ये क्रिएट होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो कैलस कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो बेटा हमारा होगा वो होगा टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर, ठीक है। हम देखेंगे कि सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल, क्या होते हैं मेसोकैरियोटिक सेल्स। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो सेल के साइज को कवर कर लिया है। लेक्चर 4 और 5 में ये दोनों लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 दोनों ही सेल के साइज के ऊपर बेस्ड हैं। हमने ये दो लेक्चर्स में देखा है सेल के साइज को, कि सेल अपना साइज छोटा क्यों रखते हैं, क्या होती है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, और क्या होता है सेल टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या चीज है। ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।